हेलो गाइज, वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 46वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2004 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसके 25 क्वेश्चंस को कर लिया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ईसा पूर्व 6ठी सदी में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात हो रही है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो काफ़ी गर्व की बात है, ये हमारे बिहार में ही थी। तो ये जो है बिहार के वैशाली में थी। इसका आंसर ए होगा। प्राचीन काल में विश्व के केवल 4 देशों में प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक शासन था, यानी ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, लोकतंत्र था। नंबर 1 में बात करें तो भारत के वैशाली में जो है बज्जी संघ उसमें था। नंबर 2 में यूनान के एथेंस में, और नंबर 3 में इटली के रोम में, और एक 4 में था उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनिस में कार्थेज नाम का जगह था। लेकिन कालक्रम के अनुसार बात करेंगे तो भारत में जो है यह सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है, भारत के वैशाली के बज्जी संघ में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह किनका ग्रंथ है? कि जिनके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, तो वो जो है विशाख दत्त का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त गुप्तकालीन नाटककार थे। इनकी कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के संबंधी घटनाओं का जो है विवरण दिया गया है। तो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया जो नाटक है मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का जो है विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा गया है। इसका आंसर सी है। यह इंडिका जो है यह एक ऐसा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है। तो ये मेगास्थनीज द्वारा रचित है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रसारण का विवरण मिलता है, और इंडिका के अनुसार नगर का प्रबंध जो है नगर परिषद यानी कि म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्य के 6 गो समितियाँ होती थी, यानी कि टोटल 30 मेंबर होते थे। 5-5 सदस्य वाली 6 गो समितियाँ इसमें काम करती थी। किसमें? म्यूनिसिपल बोर्ड में। और ये बात जो है मेगास्थनीकृत जो है इंडिका में, इसका विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ हुआ? यानी तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो यह आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय। इसका आंसर बी होगा। सम्राट अशोक महान के समय 250 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 250 साल पहले की बात है, कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता था वो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी पाटलिपुत्र जो है उसको सर्वप्रथम कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी के रूप में चयन किया? तो वे शासक थे उदयन। ये हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। तो हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु के बेटा था यह उदयन। इन्होंने अपनी राजधानी गंगा तथा सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया। और ये जो थे उदयन, ये जैन धर्म के मानने वाले थे, यानी कि जैन के जो ही ये अनुयायी थे, मतानुयायी थे, उनके मत को मानने वाले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अशोक के शिलालेख यानी कि इनक्रिप्शंस, अंग्रेजी में शिलालेख को इनक्रिप्शंस कहते हैं, इसमें जो भाषा प्रयुक्त है वो कौन सी भाषा है? तो वो भाषा है प्राकृत। इसका आंसर बी होगा। अशोक के शिलालेख
या अभिलेख इंस्क्रिप्शंस जो अफगानिस्तान क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, इसमें जो भाषा है वो यूनानी भाषा है और अरमाइक लिपि है। पाकिस्तान में प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में, और शेष भारत में जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में जो है इनके शिलालेख पाए गए। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें प्रयुक्त जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो ये प्रसिद्ध मौर्य राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर बी होगा। इन्होंने धनानंद को शासन से हटाकर राजगद्दी प्राप्त की थी। जैन और तमिल स्रोतों के आधार पर दक्कन विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में तपस्या के लिए श्रवणबेळगोला यानी कि कर्नाटक चले गए थे। तो ये चंद्रगुप्त जो थे अपने जीवन के अंतिम काल में तपस्या हेतु श्रवणबेळगोला यानी कि कर्नाटक चले गए, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये मेगास्थनीज जो थे ये इन्होंने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया। इसका आंसर डी होगा। दार्शनिक वर्ग, कृषक वर्ग, शिकारी और पशुपालक वर्ग, व्यापारी और शिल्पी वर्ग, योद्धा वर्ग, निरीक्षक वर्ग और मंत्री वर्ग। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया, 7 वर्ग में। दार्शनिक वर्ग, कृषक वर्ग 2, शिकारी और पशुपालक 3, व्यापारी और शिल्पी 4, योद्धा 5 और निरीक्षक तथा मंत्री 7। तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का अभिप्राय वह है जो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली ये भूमि है। मौर्य काल में होता क्या था कि राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और इससे प्राप्त आय को भी सीता ही कहा जाता था। सीता भूमि की व्यवस्था जो देखता था उसका नाम सीताध्यक्ष होता था, जो दास मजदूर और बंदियों की सहायता से यह जो है खेती करवाता था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग जिन्होंने जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा, यानी इसका आंसर डी होगा। ये एक चीनी यात्री थे और इन्होंने भारत भ्रमण के दौरान 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गए और यहाँ के कुलपति जो है, जो उस समय के कुलपति थे आचार्य शीलवंत, उनसे मिले और नालंदा में 1.5 वर्ष रहकर इन्होंने योग शास्त्र का जो है ज्ञान प्राप्त किया, योग शास्त्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसने स्वराज्य प्राप्त किया यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? जियाउद्दीन बर्नी जो है इन्होंने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा कि जब उसने स्वराज प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो ये जो सुल्तान थे ये अलाउद्दीन खिलजी थे। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत डायनेस्टी में यानी सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो होता था वो चौधरी होता था। इसका आंसर ए होगा। सल्तनत काल में ग्रामीण क्षेत्र में चौधरी तथा मुकद्दम ये राजस्व पदाधिकारी होते थे और इसके ऊपर जो है आमिल होता था और इक्ता में राजस्व निर्धारित करने और वसूल करने का कार्य ये मुक्ति के हाथ में होता था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी की बात होती है तो ग्रामीण अधिकारी जो है चौधरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास है,
मदद ए मास का मतलब हुआ विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त, यानी उसे कोई टैक्स वैक्स नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का भूमि जो विद्वानों को दिया जाता है जिससे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाए। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुरत भूमि को मदद ए मास इंगित करता है ये मुगल प्रशासन में। तो मुगल काल में जो है मदद ए मास का अर्थ ऐसी जमीन से था जो धार्मिक लोगों, विद्वानों और सामान्य नागरिकों को दी जाती थी, या उन लोगों को जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था तो उनको भी जो है ये मदद ए मास दी जाती थी। इस टाइप की भूमि दी जाती थी जिनके पास आजीविका का साधन नहीं था, उन लोगों को भी दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन कह रहा है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अब्दुस समद द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद द्वारा। तो दास्तान ए अमीर हमजा अथवा हजमनामा मुगल चित्रकला की जो है यह पहली महत्वपूर्ण कृति है जिसमें 1200 से अधिक चित्र है और यह 15 वर्षों में पूरा हुआ था, जिसमें पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस समद के मार्गदर्शन में बिहजाद जैसे 50 चित्रकारों ने इसमें काम किया था। तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो किया गया इसमें सैयद अली और अब्दुस समद दोनों शामिल हैं, क्योंकि बाद में इसमें सैयद शामिल है तो अब्दुस समद इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए ऐसा कौन सा कारण था जो 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हो गया? तो ये जो कारण था ये ब्रिटिश को निर्यात करने वाले माल जो है उस पर उच्च तटीय टैक्स उस पर लगता था, जिसके कारण जो है वस्त्र उद्योग पतन हो गया, वस्त्र उद्योग का पतन हुआ। तो इसका आंसर सी होगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कर रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी जो था, जो कि 1927 में गठित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। उसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय रियासतों तथा क्राउन के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? सन 1935 के विधेयक के तहत जो गठित संयुक्त संसदीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। गोलमेज सम्मेलनों के बाद विवाद के आधार पर मार्च 1933 को ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया और इसके बाद जो है लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने अक्टूबर 1934 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। तो ये कौन थे इसके अध्यक्ष? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस लिए प्रार्थना की? तो 1906 में जो लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले जो मुसलमान मिलने गए थे, इन्होंने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का। इसका आंसर ए होगा। तो MA कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव पर आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर अक्टूबर 1906 में शिमला में मिंटो से मिला तथा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, और इस प्रतिनिधिमंडल को मोहम्मद अली ने आज्ञा अनुसार यानी कि कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दी है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन कर रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है ये सिविल सर्विस की परीक्षा कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 1853 में। इसका आंसर बी होगा। सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया और 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ताकि इस योजना को लागू
किया जा सके। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो समाजवादी विचारधारा के स्वतंत्रता से पूर्व जो विचार बिहार में धीरे धीरे पनपा, इसका श्रेय जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता का। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता ने स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार किया। तो कांग्रेस के नेतृत्व को प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी संघों की स्थापना 1931 में की। इसमें शामिल थे गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी। पुनः 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ब्रिटिश राज में, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें बिहार के कृषकों को जो है पंचमुखी यानी कि 5 फोल्ड वर्गीकरण में रखा जा सकता है। ब्रिटिश शासन में बिहार के किसानों का पंचमुखी वर्गीकरण था। संपन्न किसान 1, बेहतर किसान 2, छोटे किसान 3, बटाईदार 4 और भूमिहीन कृषक 5। तो स्वतंत्रता पूर्व जो है बिहार के कृषक वर्गों को पंचमुखी में वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अवस्थिति पूछ रहा है, यानी इस पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो इस पृथ्वी में भारत की अवस्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो भारत जो है मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में बात करें तो 3114 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा द्वीपों को सम्मिलित करेंगे 7,516 किलोमीटर है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है। तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। ये सब हिमालय काटकर और बहकर आती है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियों का उद्गम तिब्बत की उच्च भूमि के दक्षिण ढाल में मानसरोवर झील से मानी जाती है। किसकी? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु की। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, कोसी, गंडक, अलकनंदा की गहरी घाटियों से प्रमाणित होता है कि ये हिमालय से भी पुरानी है। हिमालय के उत्थान की अवधि में भी ये नदियाँ बहती रही हैं। ये नदियाँ हिमालय के उच्चावच के अनुवर्ती नहीं है, ये पूर्ववर्ती अपवाह के सुंदर उदाहरण है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन कहना है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह और कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है। तो तांबा खेतरी, सोना कोलार, लोहा कुंद्रेमुख और कोयला छड़िया। तो इसका आंसर ए होगा। भारत में ताम्र खान खेतरी राजस्थान में, कोलार हट्टी कर्नाटक जहाँ स्वर्ण पाया जाता है, कुंद्रेमुख कर्नाटक में अवस्थित है जहाँ लौह पाया जाता है, और झरिया झारखंड में अवस्थित है जहाँ कोयले की खान है। तो इस प्रकार आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।